Hello dear student, I am Sachin Kumar Shukla. I am teaching सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज इत्याथोक गोंडा। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में आपको सोल्यूशन स्टार्ट किया गया है और आपको उसकी सांद्रता इकाई के बारे में आपको क्वेश्चन लगवाए जा रहे हैं, उसी की अगली कड़ी में हम सब चलते हैं मोल प्रभाज में। मोल प्रभाज भी एक सांद्रता इकाई को ही निरूपित करता है, जिसको हम मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। इसकी सीधी सीधी परिभाषा जो है वो आपको मैं पहले बताना चाह रहा हूं कि एक विलेन में किसी एक घटक विशेष का मोल प्रभाज। अब एक घटक के विशेष का मोल प्रभाज करने का मतलब ये हो गया कि या तो वो आपका विलेय हो सकता है, क्या हो सकता है, विलेय हो सकता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं विलेय भी, विशेष में चाहे विलेय आएगा चाहे क्या आ जाएगा आपका विलायक आ जाएगा। एक समय में एक ही के बारे में बात की जाएगी। तो ऐसे लिखा गया कि एक विलेय में किसी एक घटक विलेय या विलायक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलेय में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। फिर से सुनिएगा, जैसे कहा गया कि एक विलेय में किसी घटक के विलेय या विलायक मतलब किसी विशेष का मोल प्रभाज। अब विशेष का मतलब हो जाएगा कि एक समय में या तो आप विलेय का निकालेंगे या फिर किसका निकालेंगे, विलायक का निकालेंगे। तो कहा गया कि विलेय या विलायक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलेय में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। अब जैसे कि बताया रहेगा कि जब मोल प्रभाज की बात करेंगे तो मोल प्रभाज में सबसे जो की पॉइंट आपका है वो क्या बताया जाएगा कि आपको किस प्रकार का विलेय होना चाहिए। तो जो हम विलेय के बारे में बात करेंगे तो विलेय यहां पे द्विअंगी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, द्विअंगी होना चाहिए। द्विअंगी का मतलब हो गया, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि द्विअंगी विलेय मतलब बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात होगी। और जब हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो वह बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो आपका विलेय का घटक होगा, ध्यान समझिएगा, जो विलेय का घटक होगा वो आपका अलग होगा और फिर जो विलायक का घटक होगा, विलायक का घटक जो होगा वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मतलब कहने का मतलब है कि बाइनरी सॉल्यूशन में कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट और कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब यहीं पे अगर हम बात करेंगे कि द्विअंगी के साथ साथ में हम आगे की अगर बात करें तो इसको हम त्रिअंगी भी बोल सकते हैं। अब त्रिअंगी में क्या हो सकता है, त्रिअंगी में क्या होगा कि विलेय और विलायक में किसी एक घटक की सांद्रता बढ़ जाएगी। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन की अगर बारे में बात करें तो यहां पे हम बता सकते हैं नमक प्लस आपका क्या हो गया, वाटर, पानी हो गया। तो नमक और पानी कहने का मतलब ये हो गया कि एक कंपोनेंट बनाया गया। क्या बनाया गया, एक कंपोनेंट आपका बनाया गया। अब इस कंपोनेंट में क्या किया गया कि आप यहां पे क्या ले रहे हैं, ऑलरेडी आपके यहां पे उपस्थित है। जैसे हम इसमें कोई चीज डाल रहे हैं तो डालने का काम सीधा सीधा क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि इसे हम डालने की बात करेंगे तो जो ऑलरेडी आपका उपस्थित है तो हम नमक को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं, नमक को ले रहे हैं। तो नमक इसमें हमने ऐड कर दिया और नमक को किस में डाल रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं। किस में डाल रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं। अब जब वाटर में नमक डाला गया तो ये तो हमेशा किसका काम करेगा, विलायक का, और ये किसका काम करेगा, विलेय का। तो ये दोनों विलेय और विलायक के दोनों के घटक अगर अलग अलग होते जा रहे हैं तो इस प्रकार का जो विलेय होगा उसको हम कहेंगे बाइनरी बोलेंगे, या इसी को क्या बोलेंगे, द्विअंगी भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, द्विअंगी बोलेंगे। अब हम त्रिअंगी में टर्शरी की अगर बात करेंगे तो टर्शरी में क्या होगा कि विलेय के आपके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। विलेय के कितने घटक हो सकते हैं, दो विलेय का घटक, दो विलेय का घटक और एक इसका विलायक का घटक हो सकता है। विलायक का घटक, जैसे कहने का मतलब मान लिया जाए कि हमने क्या लिया, यहां पे नमक ले लिया, फिर आपने चीनी ले लिया और नमक और चीनी को किसमें डाल दिया गया, पानी में डाल दिया गया। तो देखिएगा त्रिअंगी विलेय आपको बनना है कि एक तो नमक आपका किसका कार्य कर रहा है, विलेय का, फिर चीनी किसका काम कर रहा है, विलेय का, और दोनों घोला किसमें जा रहा है, पानी में घोला जा रहा है। तो यहां पे जैसे हमने कंपोनेंट बनाया और इसको मैंने लिया कि इसमें डाल दें, किसमें, पानी में डाला जा रहा है।
तो पानी में किस किस को डाल रहे हो, आप यहाँ पे नमक को डाल रहे हो और नमक के साथ में किसको डाल रहे हो, चीनी को। तो देखो दो कंपोनेंट निकल के आ रहे हैं, एक तो आपका विलेय का कंपोनेंट निकलेगा, तो विलेय में दो, एक तो आपका नमक और एक आपका चीनी, और दोनों घोला किसमें गया, पानी में। तो यहां पे जो बन के आ रहा है वो कितना त्रिअंगी विलयन में आपका निकल के आ रहा है, नमक, चीनी और पानी। तो ये आपका कैसा टर्शियरी सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, त्रिअंगी विलयन भी बोल सकते हैं। अब आगे की हम बारे में बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जैसे हमने यहां पे लीजिए बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं आपको दोनों सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा, दोनों से मोल प्रभाव फाइंड आउट करने बताऊंगा। तो जैसे द्विअंगी विलयन के बारे में अगर बात की जाएगी तो जैसे मान लिया गया कि एक कंपोनेंट लिया गया, कंपोनेंट लेने के लिए सबसे पहले कंटेनर की जरूरी होगा। कंटेनर में मैंने मान लिया कि कोई आपका विलायक है, कोई आपका विलायक है, और इसमें कोई चीज डाली जा रही है जिसको हम क्या मान रहे हैं, विलेय। क्योंकि आपको पता है कि विलेय और विलायक दोनों मिलकर ही किसका निर्माण करेंगे, विलेय का निर्माण करेंगे। ब्रेसेस में डाल लिया गया तो हम इसको जैसे बता रहे होंगे कि इसको हम बताएंगे Na, ध्यान समझिएगा, इसको बताया जाएगा Na, मतलब जैसे कोई मोल की संख्या इसमें डाली गई। तो अब विलेय के मोल की संख्या को निरूपित करना हमको, तो किससे निरूपित करेंगे, Na से, मतलब विलेय के मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय की मोलों की संख्या किससे निरूपित किया गया, Na से। ऐसे आपका विलायक आ गया, तो हम विलायक के बारे में बात करेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, Nb। तो इसको बोल देंगे हम विलायक के मोलों की संख्या। तो अब जैसे आपको डिफिनेशन आपको क्लियर हो जाए कि एक विलेय में किसी घटक के विलेय और विलायक के विशेष मोल प्रभाज का घटक उस विलेय के समस्त टोटल मोलों की संख्या की क्या है, बराबर अनुपातिक हो जाता है। तो इसे अब यहां पे हम निकालना शुरू करें, तो अब हम जैसे इसमें निकालना शुरू कर रहे होंगे तो हम निरूपित करेंगे आपके जो मोल प्रभाज के बारे में बात की गई, तो मोल प्रभाज डिनोटेड बाई काई, किसे निरूपित करेंगे, काई। अब काई का सिंबल जो आपका है वो अनेक प्रकार से अनेक अनेक बुकों में, अनेक अनेक किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। तो आप जैसे उसको रिप्रेजेंट कर पाए वैसे रिप्रेजेंट करिए। हमको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको ऐसे ही बताएंगे कि जैसे से मोल फ्रैक्शन अगर हमको बताना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हम बोलेंगे, या सीधे सीधे बोलेंगे कि विलेय के मोल प्रभाज की संख्या, और यहां पे बोलेंगे विलायक के मोल प्रभाज की संख्या। तो अब हमने कंपोनेंट तो दो अलग अलग लिए, दिमाग लगाइएगा कि हमने कंपोनेंट कितना लिया, दो अलग अलग लिया। तो यहां पे हम इधर का भी कंपोनेंट ले रहे हैं और इधर का भी कंपोनेंट ले रहे हैं। तो मान लिया गया कि हम विलेय के मोलों की संख्या के पहले बारे में बात करेंगे। किसकी संख्या बारे में बात करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या बारे में बात करेंगे। तो जो विलेय के मोलों की संख्या बारे में अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने लिख दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर लिखा गया तो यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, मतलब सॉल्व किसकी बात हो रही है, सोल्यूट की बात हो रही है, और उसके बाद हम दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब Na प्लस Nb। तो यहां पे Na प्लस क्या हो जाएगा, Nb। ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने कहा कि विलेय के मोलों की संख्या हमको निकालनी है, किसकी, विलेय के, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो रिप्रेजेंट किया गया है वो Na से रिप्रेजेंट किया गया, समझ रहे ना। जो मोलों की संख्या किससे रिप्रेजेंट की गई, Na से रिप्रेजेंट की गई। अब कहा गया कि जो आपका ए कंपोनेंट है, अब ए कंपोनेंट में जब हम लिखे तो यहां पे क्या लिखिए, XA, दिमाग लगाइएगा, XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए में सबसे बड़ी हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, हम अपने विलेय को दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए में सबसे बड़ी प्रायोरिटी हम किसको दे रहे हैं, विलेय को दे रहे हैं। अब यहीं पे हम दूसरा कंपोनेंट बना रहे हैं, और दूसरा कंपोनेंट यहां पे अगर बनाया जाएगा तो दूसरा कंपोनेंट यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जो दूसरा कंपोनेंट होगा ये आपकी किसका, विलायक का होगा। क्योंकि मैंने बताया क्या कि द्विअंगी विलयन हम यूज कर रहे हैं, और द्विअंगी विलयन में विलेय का घटक और विलायक का घटक दोनों का घटक क्या होगा, अलग अलग बनेगा, मतलब दोनों का कंपोनेंट क्या बन जाएगा, अलग अलग बनेगा। तो यहां पे अगर बताया गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब आपके सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, तो यहां पे हमने लिख दिया क्या, XB। और इसमें जा क्या रहा है क्या, इसमें आपने बताया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, इसको ऐसे लिख लीजिएगा कि विलायक के मोलों की संख्या, मतलब
एक कंपोनेंट में विलायक के मोलों की संख्या और दूसरे कंटेनर में विलेय के मोलों की संख्या। समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत आपको कि जैसे हम यहां पे क्या लिखे XB, तो यहां पे XA, तो XA रिप्रेजेंटेड बाय विलेय, मतलब यहां पे हमने विलेय के मोल प्रभाज के निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, तो विलेय का मोल प्रभाज यहां से निकाला जाएगा। विलेय का मोल प्रभाज आप यहां से निकाल सकते हैं। अब विलायक के मोल प्रभाज के बारे में बात करेंगे, तो विलायक के मोल प्रभाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू, यहां पे अब एक ही कंपोनेंट के बारे में बात हुई है। देखिए कि एक विलेय में किसी एक घटक, अब एक घटक में विशेष रूप से कौन, या तो आपका विलेय और या तो फिर आपका क्या विलायक। तो फिर विलेय की अलग बात के बारे में बात की, देखो विलेय के बारे में अलग बात हो गई, अब विलायक के बारे में अलग बात होगी। तो यहां पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट मतलब विलायक के मोलों की संख्या बेटे टोटल सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे टोटल सॉल्यूशन। और टोटल सॉल्यूशन किससे, जो विलेय के मोलों की संख्या निकलती है और विलायक के मोलों की संख्या निकलती है, तो दोनों को ऐड किया गया। देखिए यहां पे ऐड किया गया, तो यहां पे जब ऐड किया गया तो Na मतलब विलेय प्लस विलायक, और विलेय और विलायक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, विलेय का निर्माण करते हैं। तो जैसे यहां पे लिखा गया कि विलायक के मोलों की संख्या, किसकी संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। अब विलायक के मोलों की संख्या यहां पे अगर रिप्रेजेंट की गई है तो यहां भी लिखेंगे क्या, Nb प्लस Na। तो यहां पे देखिए एक तो आपका किसका निकला, विलेय का मोल प्रभाज, और दूसरा यहां पे विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज आपको आइडेंटिफाई हो चुका है। देखिएगा इसमें आपको एक बार फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा कि कहा गया कि मोल फ्रैक्शन में किसी एक घटक के बारे में बात करेंगे। आप एक घटक के बारे में अगर बात कर रहे होंगे तो चाहे विलेय के बारे में बात करो और चाहे किसके बारे में, विलायक के बारे में बात किया गया। अब कहा गया कि उस घटक के मोलों की कुल संख्या, यहां पे देखिए पूरी परिभाषाओं को आपको रटने की जरूरत नहीं है, पूरा एक्सपेरिमेंटली मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कहा गया कि किसी एक विशेष घटक, तो किसी एक विशेष घटक का मतलब क्या हुआ कि आपने विलेय को लिया, विलेय एक तरफ विलेय हो गया, दूसरी तरफ इसको लिया गया, विलायक को लिया गया, एक तरफ सॉल्यूट दूसरी तरफ सॉल्वेंट। अब कहा गया कि किसी विशेष के मोलों की संख्या, अब मोलों की संख्या में जैसे निकालना है तो मोलों की संख्या क्या निकालते हैं, आप लिखते हैं भार बटे अणुभार, क्या लिखते हैं, भार बटे अणुभार लिखा जाता है। तो यहां पे जैसे हम निकालने का अगर प्रयास करेंगे तो लिखिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ए इसमें घुल रहा है, मतलब कोई सॉल्यूशन रहा होगा जिसमें से विलेय के मोलों की संख्या बारे में बात की जा रही है। और तो यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो लिखा गया किसके, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे किसके, कुल विलेय। बुक की परिभाषाओं को मत देखिए, आपको मैं सीधे सीधे समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लैंग्वेज को पढ़िए और लैंग्वेज समझने का प्रयास करिए। कहा गया कि किसी भी एक घटक का मोल प्रभाज, किसी भी एक घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या तथा उसकी कुल विलयन का जो योग है उसका निश्चित अनुपात उसके एक घटक को रिप्रेजेंट करेगा। आशा समझ में आ रही होगी आपको। जैसे कहा गया कि यहां पे ये आपका Na क्या है, विलेय के मोलों की संख्या तो है ना, तो विलेय की मोलों की संख्या, तो विलेय किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे उस विलयन का, उस विलयन की घटक। बस समझ में, ये नहीं समझ में, जैसे इसको बता दिया जाए, इसको थोड़ा मिटाला जा रहा है। जैसे आप किसी भी घटक की मोल प्रभाज की गणना अगर करनी है, किसी भी घटक की मोल प्रभाज की गणना करनी है, जैसे मान लिया गया घटक का मोल प्रभाज, घटक का मोल प्रभाज, देखिए आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंटली नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं। तो जब आप इसको ऐसे देखेंगे तो घटक का मोल प्रभाज अगर हमको निकालना है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट आप ज्ञात करने के लिए जाते हैं तो बहुत छोटी सी डिफिनीशन है, आपको इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे लिखिए कि विलेय ऑब्लिक विलायक, विलेय ऑब्लिक विलायक के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या बटे कुल विलयन का आयतन। क्या लिखेंगे, कुल विलयन का
कुल विलयन का क्या लिख देंगे, आयतन। अब देखिए कुल विलयन का आयतन दे दिया गया, तो अब आशा आपको समझ में आ रहा होगा कि घटक के मोल प्रभाज में हम चाहे विलेय को लेंगे, चाहे किसको ले लें, हम विलायक को ले लें, किसी भी एक को ले लिया जाए, किसी भी एक को। तो हमने लिया, मान लिया कि विलेय को मैंने ले लिया और विलायक को भी ले लिया। तो विलेय और विलायक में किसी एक घटक को हम निकालना है, तो जैसे हम यहाँ पे लिखना शुरू कर रहे होंगे, थोड़ा एनालाइज कर रहे हैं। अगर आपको सीधे सीधे नहीं समझ में आ रहा तो आप स्टेप बाय स्टेप में आइए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए क्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, फिर कुल विलयन का आयतन, कुल विलयन का आयतन। देखिए इसको एक्सपेरिमेंटली भी लेते चलिए, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस इसको थोड़ा सा क्या करना है आपको अपने प्रैक्टिस में लेके आना है। तो जैसे विलेय के मोल प्रभाज की मैंने बात की, ऐसे किसके बारे में बात करेंगे, हम विलायक के बारे में भी बात करेंगे। विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। तो जब विलायक का निकालने के लिए आएंगे तो यहां फिर वही पूरा फंडा वही रहेगा, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बट टोटल सॉल्यूशन। तो यहां पे लिख दिया गया क्या, कुल विलयन का आयतन, कुल विलयन का आयतन। अब देखिए आपको मैंने शॉर्ट मेथड भी समझाने का प्रयास किया, अब मैं आपको पूरा लॉन्ग मेथड शुरू कर रहा हूं समझाने के लिए। अब जब दो के दो जगह से मोल प्रभाज आपके निकलने वाले हैं, तो दो जगह से अगर मोल प्रभाज आपको निकालना है तो फिर इसमें क्या करेंगे हम, तो बस करिए कुछ नहीं, इसका करिए क्या कि एक घटक सॉल्यूट का बनाइए, फंडा बिल्कुल सेम है। जैसे कि आपको अगर पहले समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, और वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंप्लीफाई करके समझिए। तो इससे मैंने मान लिया कि आपका क्या है, किसी विलेय का घटक है, तो किसी विलेय के घटक में क्या डाला गया, नंबर ऑफ मोल डाले गए होंगे, क्या डाला गया, नंबर ऑफ मोल। अब इसको हमने मान लिया क्या, ए। तो यहां पे बोलोगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। फिर लिखेंगे यहां पे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल विलयन का आयतन। तो कुल विलयन का आयतन, जैसे एक कंपोनेंट ने यहां बनाया गया तो दूसरा कंपोनेंट मैं यहां बना रहा हूं। देखिएगा इसको मान लेंगे कि विलायक का कंपोनेंट, तो इसको मान लेंगे मतलब बी कंटेनिंग कोई सॉल्यूशन है, बी का मतलब हो गया आपका विलायक के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है, विलायक के बारे में बात हो रही है। तो यहां पे लिखा गया क्या कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बटे यहां पे टोटल सॉल्यूशन। तो टोटल सॉल्यूशन में एडिशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, तो यहां पे क्या Na प्लस Nb। देखिए दोनों का आपको मैं मोल प्रभाज निकाल के दिखा रहा हूं, यहां पे Nb प्लस Na मतलब विलेय के मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज। आसानी समझ में आ रही होगी, इतनी बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब जैसे मान लिया गया कि हम जब इस दोनों को निकाले तो बताया जाएगा, अभी आपको मैं लैंग्वेज भी समझाऊंगा और इसको मैं एक्सपेरिमेंटली भी समझाने का प्रयास करूंगा। कहा जाएगा कि किसी घटक में उपस्थित विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योग, किसी भी घटक में या किसी भी विलेय में उपस्थित विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योग सदैव एक होता है। कितना होता है, एक। तो हमने जैसे कहा यहां पे इसको मान लिया गया कि लिखा जाएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू कितना, 1, इक्वल टू 1। मतलब आप सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं और उसकी बराबर संख्या कितनी, 1 मान ली गई, मतलब वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगी। दूसरी चीज, जो आपका मोल प्रभाज होता है ये यूनिट लेस होता है। मोल प्रभाज कैसा होता है, इकाई रहित होता है। कैसा होता है, इकाई रहित, मतलब उसकी कोई इकाई नहीं होती है। मतलब तो यहां पे कह सकते हैं
कि मोल प्रभाज की अगर हम यूनिट के बारे में बात करें, मोल प्रभाज की यूनिट के बारे में बात करें, तो ये क्या होती हैं, क्या होती हैं, यूनिट लेस होती हैं। यूनिट लेस मतलब मात्रक हीन होता है। कैसे होते हैं, मात्रकहीन होते हैं। तीसरी चीज, ये ताप पर निर्भर नहीं करते, मतलब जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कभी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये सब लाइन आप लिख लीजिए कि जैसे आपको बताया जा रहा है कि नोट्स तो आपको बनाने ही बनाने पड़ेंगे, तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि मोल फ्रैक्शन की जो आपको एप्लीकेशन समझाएंगे, एप्लीकेशन। दूसरी चीज, ये यूनिट लेस होता है, इसमें कोई भी मात्रक इसका नहीं होता, और मात्रक ना होने के साथ साथ ये ताप पर भी निर्भर नहीं करता, मतलब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। आशा है आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए हम एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं। मोल प्रभाज का ही न्यूमेरिकल लिया जाएगा। न्यूमेरिकल में कहा गया, न्यूमेरिकल में जैसे हमने लिखा, तो मैंने कहा कि 46 ग्राम आपका C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। अब यहां भी जैसे हमने कहा कि हमने बात किया वेट बाई वॉल्यूम की बात की, मतलब 46 ग्राम जो आपका एथिल अल्कोहल है उसकी हमको क्या करनी है, मोल प्रभाज की गणना करनी है। मोल प्रभाज की गणना करनी। तो ध्यान से देखिएगा भैया, कहा गया 46 ग्राम एथिल अल्कोहल की मोल प्रभाज की गणना करनी है। तो अब एथिल अल्कोहल की मोल प्रभाज की गणना करनी है, तो अब देखिए कहा गया कि एथिल अल्कोहल को कहीं ना कहीं डाला जा रहा है। तो जैसे हमने मान लिया कि एक कंटेनर जो आपका निकल के आया वो आपका किसका है, C2H5OH का। किसका है, C2H5OH का। मैंने इसको कितना मान लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में इसको डाला गया होगा, ध्यान समझिएगा, किसी न किसी चीज में इसको क्या किया गया, डाला गया। तो जब किसी न किसी चीज को डाला गया होगा तो एक इसका कंपोनेंट और लगाया होगा। तो जब एक कंपोनेंट इसका और लगाया होगा तो इसको क्या बताया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो एक चीज अंडरस्टूड रखिएगा कि जैसे किसी में आपको परसेंटेज वेट बाय वेट की अगर बारे में बात की जा रही है तो बताया जाएगा कि 46 ग्राम एथिल अल्कोहल अपने 100 ml में क्या है, घुला हुआ। ये वेट बाय वॉल्यूम का मैंने यूनिट जब आपको कंसंट्रेशन यूनिट बताई थी तो उसमें वेट बाय वॉल्यूम का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो देखिएगा कह रहे कि 46 ग्राम आपका घुल रहा है। कितना घुल रहा है, 46 ग्राम। तो टोटल सोल्यूशन आपका कितना बनना होगा, 100 ml का या 100 ग्राम का बनना होगा। मतलब जैसे मान लीजिए भार अनुसार की बारे में बात किया जाएगा तो वहां से भी इसको निकाला जा सकता है। तो जैसे इसने कहा कि 46 ग्राम C2H5OH की मोल प्रभाज की गणना करनी है। तो देखिएगा कि इनडायरेक्टली आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक तो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब सोल्यूट दिखाई दे रहा है, सॉल्वेंट दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों एक साथ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहां पे देखिएगा हमने कहा क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो एथिल अल्कोहल को किसमें डाला जा रहा होगा, जल में डाला जा रहा होगा। किसमें डाला जा रहा होगा, जल में। तो जल कितना रहा होगा, कहा है कि 100 ग्राम या 100 ml रहा होगा। कितना रहा होगा, 100। तो जब 100 रहा होगा अगर ये, तो 100 के कंटेनर में 46 ग्राम डाला गया। 46 ग्राम जो डाला गया वो किसमें डाला गया, 100 के कंटेनर में डाला गया। तो कहा जा रहा है कि अब इस विलयन को क्या कर रहा है, संतृप्त बनाने का प्रयास कर रहा है। तो कह रहा है कि जब आप कहते हैं कि विलेय प्लस विलायक किसका निर्माण करता है, विलेन का। ध्यान से समझिएगा, विलेय प्लस विलायक किसका निर्माण कर रहा है, विलेन का। तो इसमें जैसे हमने मान लिया, अब देखिएगा जब हम लिक्विड टू लिक्विड में डाल रहे होंगे तो हमेशा जो आपका C2H5OH होगा वो आपका क्या करेगा कि इसमें घुलने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, घुलने का प्रयास करेगा। तो जैसे इसमें हम डाल रहे होंगे तो हमने क्या किया कि एक कंपोनेंट को इसमें लिया गया, हमने मान लिया कि 46 प्लस विलायक इक्वल टू 100। तो विलायक की कंटेनर पावर कितनी आ गई होगी, 100 माइनस 46 बराबर कितना, 54 ग्राम। कितना होगा, 54 ग्राम। अब 54 ग्राम जो आपका रहा होगा वो आपका किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का।
तो यहां से आपको इस क्वेश्चन का कुछ ट्रिक समझ में आया होगा कि अगर एक ही कंपोनेंट दिया तो दूसरे को हम क्या उसके 100 से क्या करेंगे, सैचुरेट करेंगे, मतलब क्योंकि प्रत्येक विलेन अपने आप को संतुलित अवस्था में रखने का प्रयास करता है। तो अब जैसे हम यहां पे लगाना शुरू कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, तो 46 ग्राम C2H5 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहां पे लिखा गया कितना 54 ग्राम क्या वाटर। देखिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो ए डिनोटेड बाय C2H5OH एंड 54 ग्राम डिनोटेड बाय H2। समझ में आ रहा है ना आपको। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मोलों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या। तो किसका मोल की संख्या निकालेंगे, C2H5 के मोलों की संख्या, C2H5OH के मोलों की संख्या। तो क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे क्या, भार बटे क्या लिखेंगे, अणुभार, भार बटे अणुभार। अब भार बटे अणुभार रखा गया तो कितना है इसमें, तो बताया गया कितना 46 ग्राम, 46 बटे C2H5OH का। तो C2H5OH का पहले निकाल लीजिए यहां पे। देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना 6, 6 दूनी 12, तो इसका परमाणु भार कितना 12 है, कितना 2। हाइड्रोजन का कितना 1, ऑक्सीजन का 16 होता है, और फिर एक आपका किसका हाइड्रोजन का होता है। तो देखिएगा आई होप कि आपका 46 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है 46। तो यहां पे हमने कितना लिखा 46, भार बटे अणुभार कितना हो गया 46 हो गया। 46 से 46 कैंसिल हो गया तो कितना आएगा 1। अतः कहने का मतलब ये है कि Na बराबर कितना हो गया 1 हो गया। Na बराबर कितना 1। अब आगे चलते हैं, हम कंटेनर नंबर बी पे आते हैं। तो हम बी कंटेनर के लिए अगर हम बात करते हैं तो बी कंटेनर में कितना लिखा है, हमने कहा कि H2O के मोलों की, H2O के मोलों की संख्या। तो अब H2O के मोलों की संख्या क्या, वही फार्मूला होगा भैया, भार बटे अणुभार। देखिए इसकी सांद्रताओं को उसके यौगिक के या तत्व के अनुसार रखा जाता है। तो हमने यहां पे लिया कितना 54 ग्राम, तो 54। अब H2O अगर हम निकालने के लिए आते हैं तो H2O का निकालिए, हाइड्रोजन कितना 1, कितना है 2, तो 2 इंटू 1 प्लस 8, ऑक्सीजन का दौड़ दूंगी 16, कितना है 1, तो 16 और तो कितना हो गया 18। तो यहां पे कितना हो गया 18 का नंबर 18 दिया 54। तो भैया कहा गया कि H2O के मोलों की संख्या कितनी है, H2O के मोलों की संख्या कितनी है 3। इसको हमने माना किससे, Nb से। Nb बराबर कितना हो गया 3। अब चलते हैं आगे। हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा ये है, क्या पढ़ा है, हमको बताया गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो होता है वो Na प्लस Nb। ध्यान दीजिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर क्या होता है Na प्लस Nb। तो यहां पे Na कितना भैया 1, फिर Na कितना 1, और वहां पे कितना 3, तो बराबर कितना हो गया 1/4। किसका मोल फ्रैक्शन है, इसका मोल फ्रैक्शन निकल गया, कितना निकल गया 1/4। अब 1/4 को अगर हम इसको हटाते हैं तो इसको, अब यहां पे दूसरे वाले देख लीजिए। पहले हमने ऐसे ले लिया किसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर लिखते हैं तो यहां पे लिखेंगे Nb अपान Na प्लस Nb। तो यहां पे कितना हो रहा है, देखिए यहां पे निकालेंगे तो Nb कितना 3, Nb कितना 3, और यहां पे ये कितना 4। कैसे, फिर से लिख लीजिए, Na कितना 1 और Nb कितना 3, तो 3 और 1 कितना होगा 4, तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/4। हम जब इसको सॉल्व आउट करेंगे 1/4 को सॉल्व आउट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो ये होगा आपका, जिसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 0.25। मोल फ्रैक्शन ऑफ कितना निकल के आएगा 0.25।
0.25 0.25 और जब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यहां पे 0.75, हाँ तो यहां पे कितना हो जाएगा ये 0.75 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का अलग अलग निकल आया, विलेय का भी आपका निकल आया और किसका, विलायक का भी निकल के आ गया। अब जो लास्ट लाइन हमने पढ़ी थी कि मोल प्रभाज में जो विलयन के घटक का, विलयन के घटक में कौन, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक के घटक का जो योग होता है उसका किसके, एक के बराबर होता है। तो अब जैसे कि हमको जो पढ़े हैं उस पर चलते हैं। तो हमने कहा क्या कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू कितना 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना 0.25 प्लस कितना 0.75 बराबर कितना हो गया 1। देखिए ये आपका प्रूव हो गया कि जो आपके दोनों घटक के कंपोनेंट होते हैं वो सभी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। मैंने बता दिया है कि यूनिट लेस होता है। कैसा होता है ये, यूनिट लेस होता है। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा मोल प्रभाज में, तो मोल प्रभाज को मैंने आधार मानते हुए सिर्फ द्विअंगी के विलयन को ही लिया है। आगे के लेक्चर में आपको हम त्रिअंगी विलयन के बारे में बताएंगे, इससे संबंधित और न्यूमेरिकल भी लगाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।